जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर में एज यूजुअल पहले होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट आर कंसीडरेशन पार्टली लॉफुल एंड पार्टली अनलॉफुल। कल वाले कंसेप्ट में जो हमने स्टडी किया था और आज वाले कंसेप्ट में फ़र्क ये है कि कल वाले कंसेप्ट में हमने ऐसे एग्रीमेंट्स डिस्कस किए थे जिनमें कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली अनलॉफुल था, कम्प्लीटली इलीगल। लेकिन क्या हो अगर एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा लीगल है और कुछ हिस्सा इलीगल है, यानी पार्शली लीगल लॉफुल और पार्शली अनलॉफुल, उस सिचुएशन में क्या रूल होगा ये हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले कल वाले लेक्चर के क्वेश्चंस होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि तादाद में ज़्यादा थे। क्वेश्चंस बेसिकली क्वेश्चंस की तादाद तो कम थी लेकिन सब पार्ट्स उसके ज़्यादा थे। स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन 29 आई कैप का 5 रुपए का क्वेश्चन है। पहला काम हमने क्या करना है, टाइम बाउंड करना है अपने आप को। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितने टाइम में हमें सॉल्व करना चाहिए? 9 मिनट्स। कैसे कैलकुलेट किया हमने ये टाइम? 1.8 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है डिफाइन कर देंगे। क्या है एग्रीमेंट? प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। When is an agreement considered to be void? State the circumstances। कब एक एग्रीमेंट void समझा जाता है? जब वो not enforceable by law हो। जब वो not enforceable by law हो। इसकी कई रीजन हो सकती है। इसकी अनलॉफुल भी रीजन हो सकती है, इम्पॉसिबिलिटी भी रीजन हो सकती है इसकी। अच्छा, फिर इसके बाद पूछा स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अनलॉफुल। सर्कमस्टेंसेस बताइए जब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा। अब ये है अनलॉफुल की सर्कमस्टेंसेस बतानी हमने। ठीक है। अवॉइड होने में और अनलॉफुल होने में फर्क है। अनलॉफुल एक रीजन है एग्रीमेंट वॉइड होने की, वॉइड होने की और भी रीजन है। तो सेकेंड पार्ट में उसने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पूछा और जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या पूछा है? सर्कमस्टेंसेस जब कोई ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल होगी। तो वो कौन सी वाली सिचुएशन है वाला हमने स्टडी की? वो हाँ जी, पनिशेबल एक्ट, पनिशेबल अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, इंजरी, फ्रॉडुलेंट और इफ परमिटेड डिफीटेड प्रोविजन ऑफ लॉ। ये वाली बात समझ आ गई थी, कल हमने डिस्कस की थी इसके ऊपर। और इमोरल आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अच्छा मुझे बताइए, अब अहम डिसीजन जो आपने करना है, क्या सिर्फ ये 5 पॉइंट बता देना काफ़ी है या इसके बाद जो आगे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की एग्जांपल्स हैं वो भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए? हाँ, मेरा कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सिर्फ 5 पॉइंट्स बता देना काफ़ी है, और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि जो आगे फर्दर एग्जांपल्स है पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी की फर्दर एग्जांपल्स हैं वो भी सोल्यूशन का हिस्सा होनी चाहिए? मेरा ये आपकी जजमेंट है, वैसे अगर आप लिख सकें तो लिखें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी की एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसके एक नहीं 3 हिस्से हैं। इससे कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। ये मैंने आपको कहा है ना, आपने अलर्ट रहना है रिक्वायरमेंट को देखते हुए। बाज़ औक़ात क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट बज़ाहिर एक ही होती है लेकिन उसके अंदर उसने छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछे होते हैं। क्वेश्चन एक है 29, उसके अंदर उसने 3 इसके पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने हर पार्ट को अलग अलग आंसर करना है और एग्जाम पेपर में मार्किंग स्कीम में भी हर पार्ट का अलग अलग मार्क होता है। तो प्रोबेबली 1 नंबर एग्रीमेंट का होगा, 1 नंबर व्हेन एग्रीमेंट कंसीडर्ड टू बी वॉइड होगा और बाकी शायद 3 नंबर होंगे सर्कमस्टेंसेस के। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है इसमें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 30 2 पार्ट्स है। बताइए एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, सेम पेज पे करने हैं दोनों पार्ट्स या अलग पेज पे? अलग। पार्ट ए अलग पेज पे और पार्ट बी अलग पे। MCQ सिर्फ सेम पेज पे करने हैं आपने, वो जितने मर्जी हो, 15 10 15 हो, 12 हो, 15 हो। हालांकि 15 नंबर के MCQs हैं। क्या पॉसिबल है कि 15 नंबर के MCQs हो लेकिन तादाद 12 हो? पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कुछ MCQs जो निस्बतन मुश्किल होते हैं उनके 1.5 या 2 मार्क्स भी होते हैं। अमूमी तौर पे एक MCQ का 1 नंबर होता है, लेकिन जो थोड़े लेंथी हो या थोड़े मुश्किल हो उनके मार्क्स कितने होते हैं फिर? 1.5 या 2। Part A. Amir promises to obtain for Fakir an employment in the public service and Fakir promises to pay rupees 1000 to Amir. Is this a valid contract? Valid contract क्यों नहीं है?
अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सर्विस वाला एग्रीमेंट है, रिश्वत के जरिए से सरकारी नौकरी हासिल की जा रही है। इसमें सबसे अहम लफ्ज, मोस्ट पावरफुल वर्ड कौन सा है? पब्लिक सर्विस। शाबाश जी। नहीं, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस ये सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। इसमें रेलिवेंट कंसेप्ट कौन सा है? बैकएंड पे रेलिवेंट लीगल कंसेप्ट, या जिसे हम रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी कहते हैं, वो कौन सी है? सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। जब भी आप कोई केस स्टडी करें ना, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, आपने उसको अटेम्प्ट करने से पहले, मतलब जब पढ़ लें, उसका एनालिसिस कर लें, तो पहले फिर ये सोचना है बैक एंड पे इसका लीगल कंसेप्ट कौन सा है, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी है, ये आपने जरूर सोचना है। ठीक है, अभी चाहे आप उसको बाकायदा लिखने के काबिल ना हो, क्योंकि अभी लॉ का स्टार्ट है आपका, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी लीगल केस है उसका फैसला किसी ना किसी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन या रेलिवेंट लीगल कंसेप्ट की बेस पे होगा। ठीक है जी। बी, आबिद, साजिद एंड अमजद एग्री टू डिवाइड द कैश obtained by tax refund on the basis of fake documents. They also agree to invest the amount in the business of Abid for mutual benefit for a year. After a year, when Sajid and Amjad demanded their share, Abid refused to pay. एक साल के बाद, जब असाइनमेंट यही थी ना? अच्छा, ये कंसेप्ट तो आज वाले से रिलेट कर रहा था। बहरहाल चले, अच्छा इसी बहाने रिवीजन हो जाएगी। They also agreed to invest the amount in the business of Abid for mutual benefit for a year. After a year, when Sajid and Amjad demanded their share, Abid refused to pay. Can Sajid and Amjad recover their share from Abid? इसमें देखिए दो एग्रीमेंट्स हैं, दो चीजें एग्री की जा रही हैं। नंबर वन, कि वो टैक्स का काम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा फिर इससे जो अमाउंट आएगी उसे एक बिजनेस में, आबिद के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। एक है फेक डॉक्यूमेंट के जरिए से टैक्स रिफंड का काम करना, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को कि फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए से आपको टैक्स वापस लेके देंगे या टैक्स लायबिलिटी कम होगी। और दूसरे नंबर पे क्या, कि इससे जो हमें पैसे मिलेंगे आबिद के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये एग्जाम्पल है एक ऐसे एग्रीमेंट की जिसका कुछ हिस्सा इलीगल और कुछ हिस्सा लीगल है। देखिए, समझ रहे हैं? इलीगल हिस्सा कौन सा है? फेक डॉक्यूमेंट्स वाला। और लीगल हिस्सा कौन सा है? इन्वेस्टमेंट वाला। अब यहां पे लॉ क्या कहता है, रूलिंग क्या है? अगर एक ही एग्रीमेंट में कुछ हिस्सा लीगल और कुछ हिस्सा इलीगल हो, तो आपने देखना है क्या दोनों हिस्से अलग अलग किए जा सकते हैं। इसको कहते हैं सेपरेबल होना। क्या दोनों हिस्से सेपरेट किए जा सकते हैं? अगर इलीगल हिस्से को लीगल हिस्से से सेपरेट किया जा सके, सेपरेट किया जा सके, तो फिर लीगल हिस्सा इनफोर्सेबल होगा, लीगल पार्ट, और इलीगल पार्ट अनइनफोर्सेबल होगा, अनइनफोर्सेबल होगा। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, फिर से कि अगर एक ही एग्रीमेंट का कुछ हिस्सा लीगल हो और कुछ हिस्सा इलीगल हो, अगर तो दोनों सेपरेट हो सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट, तो फिर लीगली वाला हिस्सा इनफोर्सेबल और इलीगल वाला अनइनफोर्सेबल। और अगर सेपरेट नहीं हो सकते तो फिर सारे का सारा एग्रीमेंट वॉइड होगा। ये रूल जहन में रखिएगा। हालांकि इसके आगे कुछ फर्दर एग्जांपल है जो हम डिस्कस करेंगे। यहां पे कह रहा है कि पहले हमने इलीगल बिजनेस करना है, फिर उसके बाद लीगल बिजनेस करना है। लीगल बिजनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? इलीगल बिजनेस पे। लीगल बिजनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? इलीगल बिजनेस पे। लॉ का एक रूल और समझिएगा कि अगर एक एग्रीमेंट वॉइड है ना, एक एग्रीमेंट वॉइड है, अगर कोई एग्रीमेंट उस पर डिपेंड कर रहा है वो भी वॉइड है। एक एग्रीमेंट वॉइड है तो उसके ऊपर जो एग्रीमेंट डिपेंड कर रहा है वो भी वॉइड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कोलैटरल एग्रीमेंट इज आल्सो वॉइड। कोलैटरल एग्रीमेंट का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो किसी दूसरे एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा हो।
तो ये केस कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, इसमें दो कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। और डिफिकल्ट मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये आपने अभी इसको अटेम्प्ट, ये इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अगले वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी हमने इतनी डिस्कशन कर ली है तो इसको कंप्लीट करेंगे हम। अब बताइए इसमें पहले वाला एग्रीमेंट कौन सा है, लीगल या इलीगल? इलीगल, वॉइड, वो फेक डॉक्यूमेंट्स वाला। दूसरा वाला एग्रीमेंट कौन सा है? लीगल, बिजनेस वाला। अब जो लीगल एग्रीमेंट है, अगर दोनों अलग अलग होते ना, इनका एक दूसरे से ताल्लुक ना होता, लेकिन एक ही जगह पे दो लोगों ने एग्री किए होते, हम कहते लीगल इन्फोर्स करवाओ, इलीगल नहीं करवाओ। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब लीगल वाला हिस्सा डिपेंड कर रहा है इलीगल पे, इलीगल वॉइड है, तो वाइड एग्रीमेंट पे जो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, एग्रीमेंट डिपेंड कर रहा है, वो भी वाइड। इसका मतलब है इसमें जो पहले वाला एग्रीमेंट है, ये फेक डॉक्यूमेंट्स वाला, बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? ये इनफोर्सेबल बाय लॉ तो नहीं है, ये वाइड है। तो उसके बाद जो दूसरे वाला एग्रीमेंट है बिजनेस चलाने वाला, ये क्या हुआ? ये भी वाइड हो गया। हालांकि इन इटसेल्फ, इन अलग से ये वैलिड है, लेकिन अब चूंकि वो वाइड एग्रीमेंट के ऊपर बेस कर रहा है तो वो भी वाइड हो गया। आपको याद है कल इस तरह की मिलती जुलती एग्जांपल दी थी, वो इफ डिफीटेड तो इफ परमिटेड वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ, कि अगर लोन दिया, ये इलीगल नहीं है, लेकिन अगर लोन इस पर्पस के लिए दिया कि उससे कोई इलीगल एक्टिविटी की जाएगी, वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वो भी वाइड हो जाएगा। बी क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। 31 कमेंट ऑन वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। कमेंट ऑन वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? कमेंट ऑन वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि बताइए ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं, वैलिड है कि वाइड है। और हमने जाहिर रीजन भी बतानी होती है, क्या सिर्फ यही बताना होता है कि वैलिड है कि वाइड है, कि रीजन भी बतानी होती है? ये जो हमने रीजन बतानी होती है, इसमें क्या रेलिवेंट लीगल कंसेप्ट डिस्कस होता है? यही है, बिल्कुल वही रीजन होती है ना, कि कोई रेलिवेंट लीगल कंसेप्ट अगर एप्लीकेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और अगर अप्लाई नहीं हो रहा वाइड। ए कादिर फेल्स टू पे हिज लोन एंड हिज हाउस इज ऑक्शन्ड फॉर रिकवरी अकॉर्डिंग टू लॉ द, ठीक है, उसने लोन लिया तो गिरवी में कोई घर रखवाया होगा, लोन वापस नहीं किया, वो बैंक ने कहा होगा भाई घर बेच के तो मैं तो अपना लोन रिकवर करवाता हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ द डिफॉल्टर यानी कादिर इज प्रोहिबिटेड टू बिड। बिड का मतलब क्या होता है? बोली लगाना। कादिर बिड नहीं लगा सकता, अपना ही घर जो बिक रहा है वो बिड, क्योंकि उसके पास पैसे अगर होते घर खरीदने के तो वो लोन रीपे क्यों ना कर देता। तो कादिर खुद ही बिड नहीं, सो ही अपॉइंट्स एन एजेंट टू बिड फॉर हिम एंड लेटर ट्रांसफर द हाउस। तो एक एजेंट को अपॉइंट करता है कि आप मेरे बिहाफ पे बिड कीजिए और फिर उसके बाद घर मुझे ट्रांसफर कर दीजिएगा, ताकि घर कोई किसी और के पास ना चला जाए। अब बताइए एजेंट के बारे में हमने ब्रीफली कोई कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है? क्या बताया था हमने कि एजेंट का एक्ट किसके एक्ट होते हैं? एजेंट जिसके भी पे काम कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और एजेंट के एक्ट्स किसके एक्ट्स होते हैं? प्रिंसिपल के एक्ट। एजेंट जो काम करेगा क्या समझा जाएगा, कौन कर रहा है ये काम? प्रिंसिपल काम कर रहा है। लेकिन प्रिंसिपल को तो मना करता है लॉ कि आप बिड नहीं कर सकते। क्या प्रिंसिपल को जो बिड से मना किया, एजेंट वो काम कर सकता है प्रिंसिपल के भी यहाँ पे? नहीं, क्योंकि ऐसा समझा जाएगा जैसे ये प्रिंसिपल ने ही किया है। तो अगर एक काम आप खुद नहीं कर सकते, वो आप अपने एजेंट के जरिए से भी नहीं करवा सकते, क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल के भी यहाँ पे काम करना है, वो ऐसा ही समझा जाता है जैसे प्रिंसिपल काम कर रहा हो। और ये एग्रीमेंट भी क्या होगा? इन्फोर्सेबल के नॉट इन्फोर्सेबल? नॉट इन्फोर्सेबल, वाइड। नहीं, एजेंट यू ऑन बिहाफ ऑफ कर रहा है, हम इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे एजेंट एक्ट्स करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल का एक्ट ही समझा जाता है। जी, ये फ्रॉडुलेंट के अंदर नहीं आ सकता, ये इलीगल के अंदर जब डायरेक्ट आ रहा है, जब डायरेक्टली इसमें देखे, इसमें
इसका इलीगल होना ये डायरेक्टली साबित हो रहा है कि इसका फ्रॉडलेंट होना डायरेक्टली साबित हो रहा है। बेहतर कौन सी प्रोविजन है? इलीगल। जब आपको किसी कंसेप्ट में लग रहा हो ना कि इसमें दो लीगल कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इनमें से जो ज्यादा आपको लग रहा हो कि क्लोज है उसकी बेस पे केस सॉल्व कीजिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में अमूमी तौर पे चाहे आप पहले वाले कंसेप्ट के मुताबिक केस सॉल्व करें या दूसरे के मुताबिक करें, दोनों सूरतों में कंक्लूजन सेम होगा। जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा सर इसमें इलीगल तो समझ आ रहा है, वो भी है, लेकिन मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये फ्रॉडलेंट एक्ट भी है। तो दोनों में से जो आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है डिस्कस करना वो कर दें। लेकिन अगर आप फ्रॉड के कंटेक्स्ट में भी डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन सेम होगा, उस सूरत में भी वॉइड होगा, नॉट इनफोर्सेबल होगा। Next B, Abid, Sajid and Amjad enter into an agreement of the division among them of gains acquired by them by fraud. केस में सबसे अहम मोस्ट पावरफुल वर्ड कौन सा है? by fraud. अब यहां पे आप उसको कह सकते हैं कि फ्रॉडलेंट है, इसलिए ये नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर? फ्रॉड करना लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। कैसे पता चला? इलीगल की कौन सी एग्जांपल में आता है ये? इट इज फ्रॉडलेंट। शाबाश। पाकिस्तान पेनल कोड में भी आता है। उसमें कौन सी दफा है फ्रॉड वाली? 420, उसमें भी जुर्म है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भी उसने एम्फसाइज करने के लिए अलग एग्जांपल दे दी। तो ये इलीगल नॉट इनफोर्सेबल, पहले वाला भी नॉट इनफोर्सेबल हो गया, दूसरे वाला भी। सी देखते हैं। आजम बीइंग एजेंट फॉर ए लैंडेड प्रोप्राइटर, आजम एजेंट है एक प्रोप्राइटर का, ओनर का, एग्रीज फॉर मनी विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल टू ऑब्टेन फॉर बाबर ए लीज ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल। इसको समझिए कि एक एजेंट है और एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, असूली तौर पे ना उसे इस टॉपिक में एजेंट वाली एग्जांपल इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। आई कैप को इस चैप्टर में एजेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? उसका अलग चैप्टर है, ये एग्जांपल उस चैप्टर में होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन चूंकि उसने उसको इंक्लूड किया, इसलिए मैंने ब्रीफली एजेंसी का कंसेप्ट आपको बता दिया था। एजेंट वाले टॉपिक में सबसे अहम कंसेप्ट क्या है कि एजेंट जो भी एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, वो प्रिंसिपल का एक्ट समझा जाता है। आजम बीइंग एजेंट फॉर लैंडलॉर्ड, आजम जो कि एक लैंडलॉर्ड का एजेंट था, उसने पैसों के बदले में एग्री किया कि मैं प्रिंसिपल को पता नहीं चलने दूंगा, प्रिंसिपल को विदाउट, और बाबर तुझे मैं एक लैंड जो मेरे प्रिंसिपल की लैंड है वो लीज एग्रीमेंट तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब बताइए, ओनर को पता ही नहीं है, उसके बिहाफ पे एजेंट किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर देता है, क्या ये सही अमल है? नहीं, ये तो उसको धोखा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एजेंट के जितने भी एक्ट्स हैं वो प्रिंसिपल के एक्ट्स हैं, लेकिन अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल को धोखा दे तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, इलीगल होगा। अच्छा, इसमें आगे चल के हम स्टडी करेंगे चैप्टर 10 एजेंसी वाले चैप्टर में, कि इसमें फर्दर नेक्स्ट लेवल पे हमने ये भी देखना होता है कि जो थर्ड पार्टी थी जिसके साथ एजेंट ने एग्रीमेंट किया, प्रिंसिपल को धोखा देते हुए थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया, इसको इस धोखे का नॉलेज था कि नहीं था? अगर तो इसको इस धोखे का नॉलेज था, तो धोखे का पता था थर्ड पार्टी को, तो फिर ये वॉइड होगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था, फिर ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। अब एग्जांपल सुनिए, एक और एग्जांपल सुनिए। प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा, एजेंट ये मेरी गाड़ी है, इसको तुमने 20 लाख से कम प्राइस में नहीं बेचना। एक कस्टमर आ गया, एजेंट ने उसको 20 लाख में बेच दिया। 20 लाख में कहा था ना, 20 लाख से कम में नहीं बेचना था, 20 लाख से ज्यादा बेच, 20 लाख में बेच दिया। प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट को नॉट इनफोर्सेबल कह सकता है कि ये वैलिड है? वैलिड है। कैसे वैलिड है? क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, बिल्कुल वैलिड। अगली बात सुनिए, एजेंट, प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को 20 लाख से कम में ना बेचना, एजेंट ने वो 12 लाख में गाड़ी बेच दी। लॉ ये कहता है, अब हम ये देखेंगे कि जो बायर है क्या उसे पता था कि प्रिंसिपल ने मना किया हुआ है?
अगर तो बायर को पता था प्रिंसिपल ने कहा हुआ है कि 20 लाख से कम में नहीं बेचना और वो 12 लाख का एग्रीमेंट कर रहा है एजेंट के साथ, इसका मतलब है एजेंट तो धोखा दे ही रहा है, एजेंट तो धोखा दे ही रहा है, साथ में वो कस्टमर भी मिल गया, वो भी धोखा दे रहा है। इस सूरत में दोनों धोखाधड़ी के मुलजिम हैं, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन अब आगे सुने, अगर ये बात समझ आ गई, समझे चैप्टर 10 कंप्लीट समझ आ गया। चैप्टर 10 में सबसे अहम कंसेप्ट है जो अब आगे बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर कस्टमर को पता नहीं था, कस्टमर इनोसेंट था, उसे नहीं पता था कि प्रिंसिपल ने मना किया हुआ है 20 लाख से कम बेचने का, वैसा भी तो हो सकता है, और उसने 12 लाख में गाड़ी खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। अब क्या प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ हमेशा कहता है कि जो इनोसेंट थर्ड पार्टी होती है ना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब के बाद जो बायर है वो इनोसेंट है कि वो गिल्टी है? इनोसेंट है। लॉ कहता है भैया अब ये एग्रीमेंट प्रिंसिपल, हालांकि एजेंट ने धोखा दिया है प्रिंसिपल को, लेकिन चूंकि थर्ड पार्टी इस धोखे में शामिल नहीं है, उसने इन गुड इंटेंशन एग्रीमेंट किया है, ये एग्रीमेंट वैलिड है। अब प्रिंसिपल अगर कहे ना कि नहीं नहीं मैंने तो 20 लाख से कम गाड़ी नहीं बेचनी, लॉ कहेगा नहीं, तुमने एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट ने 12 लाख का एग्रीमेंट कर लिया, और चूंकि जो थर्ड पार्टी है वो साथ नहीं मिली हुई, वो इनोसेंट है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। कुछ समझ आए? अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे केस स्टडी के अंदर जो अगला सवाल आएगा वो ये कि चलो कस्टमर तो 20 लाख की गाड़ी 12 लाख में लेके चला गया, उससे फायदा किस चीज का? वो क्योंकि वो इनोसेंट था। अब प्रिंसिपल का जो 8 लाख का नुकसान हुआ है, ये कौन भरेगा? एजेंट। शाबाश। प्रिंसिपल अब असल में थर्ड पार्टी के खिलाफ केस नहीं करेगा कि मुझे 8 लाख और दो। किसके खिलाफ करेगा? एजेंट के। जब तुम्हें मना किया था, तुमने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड क्यों किया? मना किया था, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड क्यों किया? तो यहां पे भी देखिए, वो क्या कह रहा है? एजेंट है, उसने एग्रीमेंट किया है थर्ड पार्टी के साथ कि मैं अपने प्रिंसिपल के नॉलेज में लाए बगैर उसकी जमीन तुम्हें लीज में दे दूंगा, तुम अपना काम चला लेना, प्रिंसिपल नहीं मानेगा, तो मैं उसके नॉलेज में लाए बगैर ये जमीन तुम्हारे लीज एग्रीमेंट कर लेता हूं। अब बताइए, इसमें थर्ड पार्टी एजेंट के साथ इन्वॉल्व है कि नहीं? इन्वॉल्व है। उसने बताया हुआ है एग्रीज फॉर मनी, एग्री फॉर मनी विदाउट नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल। एग्री, उसने उसके साथ एग्री कर लिया और बता दिया कि हाँ पैसे लिए हैं, और जाहिर है पैसे दिए किस चीज के दिए? इसी चीज के। तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा कि वॉइड? वॉइड। ये रूल जरूर जहन में रखिएगा कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे और थर्ड पार्टी इनोसेंट है तो एग्रीमेंट वैलिड, और थर्ड पार्टी को पता है कि एजेंट एक्सीड कर रहा है तो फिर ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये अहम रूल है, इसको हो सके तो पक्का अभी कर लीजिए, वरना चैप्टर 10 में तो बार बार केस स्टडी में ये कंसेप्ट आएगा ही। वही तो हमने अभी डिस्कस किया मेरे भाई, थर्ड पार्टी इस केस में इनोसेंट नहीं है। क्यों नहीं इनोसेंट नहीं है? क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, और साथ में वो ये भी इंडिकेट कर रहा है विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल को नहीं पता, तो उसने चूंकि एजेंट ने पैसे लिए थर्ड पार्टी से, तो पैसे किस चीज के लिए होंगे? इसी बात के ना कि मैं प्रिंसिपल को बताए बगैर एग्रीमेंट कर लेता तुमसे। डी, आबिद प्रॉमिस टू पे ₹100,000 टू साजिद ऑन एग्रीइंग टू पब्लिश ए डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट अरसलान। इसमें मोस्ट पावरफुल वर्ड कौन सा है? डिफेमेटरी आर्टिकल। डिफेम करना किसी को, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, ये लीगल है कि इलीगल? इलीगल। इंजरी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था 3 चीजें, जान माल इज्जत, किसी की जान माल इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ये हाँ जी अनलॉफुल है। यहां पे चूंकि उसके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है।
इसमें आप इंजरी लिखेंगे बिकॉज हाँ इट विल रिजल्ट, दिस एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज इट विल रिजल्ट इन इंजरी टू अरसलान। ठीक है, आगे एक और शायद केस स्टडी थी, मुझे याद नहीं, आगे शायद आएगी, उसमें उसने स्पेसिफिकली बताया था कि ये जो साजिद है ये एक अखबार का मालिक है, न्यूज़ राइटर है, और अरसलान एक पॉलिटिशियन है। उसने इसको मजीद केस को आगे फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड की थी। ई आबिद हु इज गार्डियन ऑफ तनवीर, गार्डियन कौन होता है? ऐसा गार्डियन अपॉइंट हो जिसके वालिदैन अगर फोत हो गए हो तो रिलेटिव में से किसी माइनर के अगर वालिदैन फोत हो गए तो रिलेटिव में से कोई जिम्मेदारी लेता है उसकी परवरिश करने की, तो जो जिम्मेदारी लेता है उसे क्या कहते हैं? गार्डियन। अच्छा, ये गार्डियन याद रखिएगा कोर्ट के जरिए से अपॉइंट होता है, ये ऐसा नहीं है कि फैमिली में कोई से भी उठ के कहे कि मैं गार्डियन हूँ। ठीक है, वो तो बाज़ औक़ात अगर वो गरीब हो जिसके वालिदैन फोत हुआ है तो कोई भी गार्डियन बनने को तैयार नहीं होता, और अगर वो अमीर हो तो 5 लोग गार्डियन बनने को तैयार हो जाते हैं। तो लेकिन गार्डियन फाइनल कौन अपॉइंट होगा? जिसे कोर्ट ऑर्डर करेगा। ठीक है, कोर्ट का अपना एक प्रोसेस है जिसके जरिए वो डिसाइड करते हैं। आबिद हु इज गार्डियन ऑफ तनवीर। अब मुझे बताइए ये जो गार्डियन होता है इसे माइनर के बेनिफिट में काम करना चाहिए कि अपने बेनिफिट में? अगर ये माइनर के अगेंस्ट काम करे जिससे इसे पर्सनल बेनिफिट हो रहा हो लेकिन माइनर को नुकसान हो रहा हो, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होगा? पक्की बात, अभी देखते हैं इसको। कह रहे आबिद हु इज गार्डियन ऑफ तनवीर प्रोमिसेस टू एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस एज सच विद तनवीर इन फेवर ऑफ फरहान। आबिद ने कहा मैं गार्डियन हूं, तनवीर माइनर है, मैं तनवीर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस उसका चचा हूं, फॉर एग्जांपल मैं उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल के तो फरहान के साथ एक एग्रीमेंट करवा लूंगा जो किसकी फेवर में है? हालांकि गार्डियन को किसकी फेवर में काम करना चाहिए? माइनर की, लेकिन वो किसकी फेवर में काम कर रहा है? ये तो वही बात होगी, मिलता जुलता केस। एजेंट जो था अपने प्रिंसिपल की बजाय थर्ड पार्टी की फेवर में काम कर रहा था पैसे लेके, ये भी मिलती जुलती वही सिचुएशन हो गई। अब नुकसान हो रहा है कि नहीं इसमें माइनर का? अच्छा, एंड फरहान प्रॉमिसेस टू पे ₹1000 टू आबिद, और फरहान ने कहा कि आबिद को वो 1000 पे करेगा, बदले में पैसे पे करेगा। एजेंट ने भी इन रिटर्न ऑफ मनी ही काम किया था, ये भी पैसों के बदले में लोग गलत काम करते हैं और किसी का। तो ये वैलिड है या वाइड? वाइड एग्रीमेंट। क्लियर? इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस भी लिख सकते हैं, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस तब लिखते हैं जब ये एग्रीमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने वाले में और जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है उन दोनों के दरमियान में होता। अगर ये गार्डियन और माइनर के दरमियान में एग्रीमेंट होता ना, फिर हम कहते हैं ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये एग्रीमेंट किसके दरमियान में हो रहा है? ये गार्डियन और थर्ड पार्टी के दरमियान में। तो ना तो गार्डियन ने थर्ड पार्टी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया ना उसने किया। अनड्यू इन्फ्लुएंस का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन इस एग्रीमेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस से ज्यादा रेलिवेंट बात कौन सी है कि उसने माइनर के इंटरेस्ट में काम नहीं किया, उसे माइनर के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए था। इसका मतलब हुआ माइनर हो या एजेंट हो, अगर थर्ड पार्टी पैसे लेके थर्ड पार्टी के बेनिफिट में काम किया जाए तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। F, a married woman was given money to obtain divorce from her husband and to marry the lender. बताइए ये एग्रीमेंट क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है, ये इमोरल एग्रीमेंट है। ठीक है, इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि ये इमोरल एग्रीमेंट है, सोसाइटी में इस तरह की एक्टिविटीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए, तो ये वाइड एग्रीमेंट हो गया, इमोरल हो गया, इस वजह से वाइड। लेटर द वुमन रिफ्यूज टू टेक डिवोर्स, वो पैसे ले लिए और उसके बाद डिवोर्स से इनकार कर दिया। अब बताइए कि क्या इन्फोर्स करवाया जा सकता है इसको? क्यों नहीं करवाया जा सकता? लॉ कहेगा ये इमोरल है। जी, इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम नरेंद्रा, ए सिटीजन ऑफ कंट्री एट वार विद पाकिस्तान। अगर कोई सिटीजन किसी अदर कंट्री का हो उसे हम लॉ में क्या कहते हैं? ना 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 ना, गलत। अगर कोई किसी अदर कंट्री का सिटीजन हो पाकिस्तान में, इसे क्या कहते हैं? सिर्फ एलियन कहते हैं। एलियन एनिमी कब बोलते हैं इसको? जब उस कंट्री के साथ जंग हो रही हो। तो यहां पे मुझे बताइए कि जो नरेंद्रा है ये एलियन है या एलियन एनिमी? एलियन एनिमी। कैसे पता चला एलियन एनिमी है? क्वेश्चन के अंदर क्या कह दिया उसने? जंग हो रही है।
तो अगर जंग के दौरान में एग्रीमेंट किया जाए उसका स्टेटस क्या होगा? वो वाइड है। वाइड बताया था ना कल, ऐसे थोड़ी हो सकता कि ऊपर मिसाइल एक दूसरे को फेंक रहे हो और ट्रकों के जरिए से आप आलू टमाटर एक दूसरे को बेच रहे हो, ट्रेडिंग तो नहीं होगी ना। तो जंग के दौरान में अगर एग्रीमेंट किया जाए वो क्या होगा? वाइड। अच्छा दूसरा सवाल, अगर कोई एग्रीमेंट जंग से पहले कर लिया गया है वो सस्पेंड हो जाएगा जब तक कि जंग खत्म नहीं होती। ठीक है, अगर जंग खत्म हो जाए उसके बाद देखा जाएगा, अगर उसमें टाइम एसेंस नहीं है तो वो जंग के बाद रिज्यूम हो जाएगा, और अगर टाइम एसेंस था यानी उसी वक्त में उसको परफॉर्म करना जरूरी था तो वो क्या होगा? टर्मिनेट, खत्म, बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो जंग के दिनों में तो एग्रीमेंट करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। जो पहले वाले एग्रीमेंट है उनमें दो ऑप्शंस होगी, वो जंग के दिनों में रोक लिए जाएंगे। अब वो सस्पेंड हुए हैं क्या टर्मिनेट हुए हैं ये डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं। सर अगर टर्मिनेट होंगे तो फिर रिस्टोरेशन होगी? हाँ बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ने जंग के बाद भी ये लॉ पास कर दिया, फर्ज कीजिए कि इस कंट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो फिर वो एग्रीमेंट जो बाद में भी एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो जाए, टोटली टर्मिनेट। टर्मिनेट हुआ तो फिर रिस्टोरेशन होगी बिल्कुल, क्योंकि ये क्राइम नहीं है। वो जो क्राइम वाले एग्रीमेंट होते हैं ना उनमें रिस्टोरेशन नहीं होती। जैसे जुआ लगाया, ठीक है, जुआ लगाया, एक केस भी था उसमें, कहता है दो आदमियों ने जुआ लगाया और तीसरे बंदे को जमानत के तौर पे बिठा दिया और उसे कहा भाई ये 1000 रुपया मेरा पकड़ो, 1000 रुपया इसका पकड़ो, 2000 रुपया, ये मैच हम देख रहे हैं, जो जीता, अगर पाकिस्तान जीता तो 2000 मुझे दे देना, इंडिया जीता 2000 उसको दे देना। अब वो मैच देख रहे हैं और जिस बंदे को पैसे पकड़ाए थे वो निकल गया। अब वो निकल, क्या अब उससे पैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं? क्या वैसे नहीं रिकवर करवाया। ये एग्रीमेंट भी वाइड है, वेजनिंग एग्रीमेंट, और इसमें रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्राइम, क्रिमिनल एक्ट था। लॉ कहता है, लॉ का एक असूल होता है, लॉ का असूल क्या, एक अल्फाज थे वो एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं आ रहे, कि ओनली प्योर हैंड शुड नॉक एट द डोर ऑफ कोर्ट, कुछ इस तरह का मुहावरा है। मतलब क्या है कि सिर्फ वही लोग हमारे पास आए जो मासूम हैं, जो एग्रीव्ड हैं, जो जालिम है वो हमारे पास ना आए, जो क्रिमिनल है वो हमारे पास ना आए। अब जैसे इस केस में दोनों क्रिमिनल है ना, जिन्होंने एग्रीमेंट किया था वेजरिंग का, जुए का, क्या आप ये कोर्ट में जाके कह सकते हैं जज साहब हमारे साथ देखिए कितनी बड़ी जाती हुई, एतबार करने का जमाना ही कोई नहीं रहा, हमने एतबार करके उसके पास पैसे रखवाए थे जुए के, पैसे लेके निकल गया। वो जज कहेगा भाई वो भाग गया, उसको बाद में देखेंगे, पहले तुम आ जाओ, तुमने जो इलीगल काम किया उसके साथ भुगतो। ठीक है, तो जो क्रिमिनल क्राइम होते हैं इनमें रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट नहीं होती, लेकिन जो आम बाकी के वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स है। अच्छा चलिए, क्लियर हो गया ये। अच्छा नेक्स्ट एच, अंजुम who knows that Qamar has stolen goods amounting to rupees 500,000 receives 100,000 from Qamar in consideration of not exposing him, कि चोर ने मुंह बंद रखने के लिए से चौकीदार को पैसे दे दिए कि 1 लाख रखो और किसी को ना बताना कि चोरी मैंने की है। क्या ये एग्रीमेंट वाइड है? बिल्कुल वाइड है। अच्छा इसका मतलब क्या है? ये तो उसने सिंपल यहाँ पे क्या कि ख़त्म कर दिया ना। नॉर्मली एग्जाम में केस स्टडी को थोड़ा मजीद आगे लेके चलता है ताकि क्लियर हो जाए। एग्जाम में कहेगा कि अंजुम ने कमर से पैसे ले लिए और उसके बाद फिर भी कमर के खिलाफ गवाही दे दी, क्या कमर उसे पैसे वापस ले सकता है? क्योंकि कमर ने शर्त पे दिए थे कि किसी को बताओगे नहीं, उसने पैसे भी ले लिए और बता भी दिया, क्या पैसे वापस ले सकता है? नहीं, क्यों नहीं ले सकता? वाइड एग्रीमेंट था और ये क्राइम था। किसी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करना क्राइम। आपने देखा होगा जो जुर्म का साथ देता है वो भी मुजरिम है। भी ये बात समझ आ गई? और इसी तरह अगर चोर ने वादा कर लिया चौकीदार से कि पहले तुम गवाही दे के आओ मेरे हक में और फिर उसके बाद मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, चौकीदार गवाही दे और चोर कहे अब मैंने पैसे नहीं देने, क्या चौकीदार उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है कि सर इसने कहा था कि तुम गवाही दे के आओ पहले मेरे हक में फिर पैसे दूंगा, गवाही दे दिया पैसे नहीं दे रहा? तो कोर्ट कहेगा भाई गवाही तुम्हारी अनलॉफुल थी। तो ये
वाइड एग्रीमेंट का मतलब यह है कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी इन्फोर्स नहीं करवा सकती। जी, एक बार हक में गवाही दे दी तो दोबारा जो है वो उसको रिवर्स नहीं करवा सकता, उसको बाकायदा लीगल प्रोसेस है उसके ऊपर। वो चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, कोर्ट उसको ही पकड़ेगी। झूठी गवाही देना भी जुर्म होता है, वो सबसे पहले उसको पकड़ेगा, भाई पहले जानबूझ के तुमने झूठी गवाही दी। आई Amir promises to obtain for Fakir an employment in the public service and Fakir promises to pay rupees 1000 to Amir। ये तो अब हाँ जी, अभी क्या है, वाइड एग्रीमेंट है ना। इसमें मुझे याद आ गया, एक डिपार्टमेंट था कोई, जैसे फर्ज कीजिए कि PIA, एक्चुअली PIA का केस है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसमें जनरल मैनेजर था, उसने भर्ती करनी थी पायलट्स की, तो उसने कहा जी पायलट मैं उस पायलट की भर्ती करूंगा जो मुझे 20 लाख रुपया रिश्वत देगा। अब ये PIA से सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इदारा है, इसलिए मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब उस बंदे ने 20 लाख रुपया दे दिया, उसने कहा मुझे भर्ती कर ले पायलट। अच्छा, जब उसने ऑर्डर पास करने थे ना, उससे पहले उसकी ट्रांसफर होगी किसी और पोस्ट पे। अब ये चूंकि उसकी ट्रांसफर किसी और जगह पे हो गई, जैसे उसे कहा गया जाओ अब तुम दुबई में जाके करो काम, जनरल मैनेजर को, वो 20 लाख वापस कर गया होगा कि साथ ले गया होगा? साथ ले गया। अब जिस बंदे ने पैसे दिए थे, अब वो कहने लगा कि जी अब आपने ऑर्डर तो पास किया नहीं, तो यहाँ तो ऑर्डर पास करें, मेरा तो ट्रांसफर हो गया, अब तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। तो उसे कहा फिर मेरे पैसे वापस करें। उसे कहा इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। मैनेजर ने कहा कि मेरा कसूर थोड़ी है, मैं तो तैयार था, अगर मेरा हफ्ता और ट्रांसफर ना होता, मैंने तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था, अब मैं तैयार था, मेरा कसूर नहीं है, पैसे वापस नहीं दूंगा। अब अगर वो पर्सन जो कैंडिडेट था, जो पायलट था, वो केस कर दे, क्या उसे पैसे वापस मिलेंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? रेलिवेंट लीगल कंसेप्ट कौन सा है? सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस अनलॉफुल है, एग्रीमेंट वॉइड है। क्लियर? इसमें ये पब्लिक सर्विस ध्यान में रखिएगा। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन में पूछा था कि सर अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि जो करप्शन असल होती है ना, याद रखिएगा, वो सरकारी इदारों पे होती है। करप्शन का जो असल चांस होता है वो और ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस तरीके से है कि जहाँ पे जो पब्लिक पावर होती है वहाँ पे करप्शन का चांस भी होता है। Next day, Asif entered into an agreement with his in-laws to never meet his children if they pay him rupees 5 million। अब बताइए क्या void relevant legal provision कौन सी है? Agreement instead of parental rights। शाबाश। कि an employer and employee agree that employee cannot enter into any contract for 5 years, whether personal or professional in nature। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में एग्रीमेंट हुआ। अब ये कौन से वाला कि वो 5 साल तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता एम्प्लॉय, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल। क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? भाई हर एक की आज़ादी है ना कि वो कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे कर सकता है। एम्प्लॉयर याद रखे एक एग्रीमेंट पे रोक सकता है एम्प्लॉय को, याद रखिएगा ये प्रैक्टिकली, कि जब तक आप मेरे पास एम्प्लॉय हैं, आप सिमिलर किसी और कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो सकते। ये एग्रीमेंट कहता है, लॉ कहता है इससे रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये प्राइवेसी की वजह से। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एम्प्लॉय किसी भी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, वो रेंट एग्रीमेंट भी नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ये क्या है? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी। ये बात समझ आई आपको? ये एग्जांपल समझ आ रही है कि एम्प्लॉय को सिर्फ इस बात से रोका जा सकता है, और तकरीबन हर कंपनी ये रोकती है परमानेंट एम्प्लॉयज को, कि जब तक आप हमारे पास एम्प्लॉय है, किसी सिमिलर दूसरी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं बन सकते। आप दूसरी कंपनी में बन सकते हैं, आप बहुत से लोग पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? सिमिलर। Next, 5 nearby fuel station agree to charge price above the price fixed by regulatory authority। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्राइस फिक्स की, उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करना लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वॉइड है। लेकिन अगर, अच्छा अब आगे सुने, इसमें चेंज करता मैं थोड़ा। अगर वो ऐसी फील्ड है,
ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रेगुलेटर प्राइस डिसाइड नहीं करता। देखें कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें रेगुलेटर प्राइस डिसाइड करता है। ये होती है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इसेंशियल्स ऑफ लाइफ। इनमें गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, लेकिन कुछ में डिसाइड नहीं करती। जैसे गवर्नमेंट चीनी की पर केजी प्राइस क्या होगी ये तो हो सकता है डिसाइड करे, आटे की पर केजी की प्राइस क्या होगी ये डिसाइड करे, एसी की 1 यूनिट की प्राइस क्या होगी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। अगर प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और सारे मिलकर एग्री करते हैं कि जिससे ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, सीधा सीधा वॉइड एग्रीमेंट है, लॉ की वायलेशन है, लॉ की वायलेशन है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सारे सेलर्स आपस में मिलकर एग्री करते हैं कि हमने इस प्राइस से कम पे चीज नहीं बेचनी, ये एग्रीमेंट वैलिड है। इस एग्रीमेंट को क्या नाम दिया था हमने? एग्रीमेंट टू रेगुलेट प्राइसेस। क्या नाम दिया था? एग्रीमेंट, याद है? नहीं भूल गए? अच्छा बताइए, अगर एक कंपेटिटर दूसरी कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट करता है, मैं इनके साथ एग्रीमेंट करता हूं, वहां पे 2 ही कंपनियां फर्ज कीजिए पूरे, कि भैया ऐसा करते हैं, मिल मिला के काम करते हैं, अब मैं प्राइस कम करूंगा, ग्राहक मेरी तरफ आएंगे, फिर आप भी प्राइस कम करेंगे, ग्राहक आपकी तरफ जाएंगे, प्राइस हम करते जाएंगे, नुकसान हमारा होगा, फायदा ग्राहक उठा लेगा। ऐसा करते हैं, हम एग्रीमेंट करते हैं कि 1000 रुपये से कम पे हम कोई भी ये चीज़ नहीं बेचेगा। ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वैलिड है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वैलिड है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इसको क्या नाम दिया था? प्राइस टू रेगुलेट, एग्रीमेंट टू रेगुलेट प्राइसेस। लेकिन अगर मैं ये एग्रीमेंट करता हूं, ए भाईजान अपनी सारी दुकान मेरे हवाले करो, पैसे लो और निकलो, ताकि मकसद क्या है? इन्होंने पूछा अच्छा सर जी आपका मकसद क्या है? मैं कहा मकसद क्या होना है, अब पूरी इंडस्ट्री में 2 लोग ही हैं, तुम निकल जाओगे तो मैं इस पूरी इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन जाऊंगा, मैं जो प्राइस चाहे चार्ज किया करूंगा, मोनोपोली क्रिएट होगी। ये एग्रीमेंट क्या है? वाइड एग्रीमेंट है। कुछ समझ आए? अच्छा एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाए, मोनोपोली क्रिएट वो वाइड है, और प्राइस रेगुलेट करने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाए वो वैलिड है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उन्होंने कहा सर मैंने इकोनॉमिक्स में एक और चीज पढ़ी है, कार्टेल, के कार्टेल इलीगल होते हैं। तो ये भी तो कार्टेल में हमारे टीचर ने बताया था कि उसमें फर्म आपस में मिलके प्राइस डिसाइड करती हैं, ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक है, कार्टेल। लेकिन यहाँ पे उसी कंसेप्ट को कि मिलके प्राइस रेगुलेट कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? वैलिड है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वैलिड है। आगे चल के आप जब पढ़ेंगे, बल्कि शायद ये इसी कैफ 4 में ही है, कैफ 4 में देखें आप जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में, उसमें आपको एक नजर आएगा कंपटीशन एक्ट। पाकिस्तान में कोई एक लॉ थोड़ी है, बहुत से लॉज हैं। तो अगर एक चीज एक लॉ से छूट जाए, दूसरे लॉ में पकड़ी जाए, तो वो उसे क्या इजाजत दी जाएगी करने की? नहीं। कंपटीशन एक्ट में लिखा हुआ है ये चीज कि जब फर्म कंपनीज आपस में मिलके इस तरह का काम करेंगी वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक आंसर कर रहे हैं तो हमने क्या करना है? फर्म आपस में मिलकर प्राइस फिक्स करती हैं, फर्म आपस में मिलकर प्राइस फिक्स करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक क्या है? वैलिड। कंपटीशन एक्ट के मुताबिक क्या है? वॉइड। आप एग्जाम में केस स्टडी आगे क्या लिखेंगे? डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। अगर उसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक आंसर करो, आप कहेंगे वैलिड, और अगर उसने कहा कंपटीशन एक्ट के मुताबिक आंसर करो, वॉइड। याद रखिएगा, हाँ अगर साइलेंट रहे, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, आपका पेपर जब आएगा ना उसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, बाकी क्वेश्चन होंगे 85 नंबर के तकरीबन होंगे, कम बेश मेरा हाल है, कोई समझ लीजिए कोई 12 से 15 के लगभग क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जिसमें उसने लॉ ना मेंशन किया हो कि इस केस स्टडी का आंसर आपने इस सवाल का जवाब इस लॉ के मुताबिक देना है। कंफर्म है, ये मैंने खुद चेक किया हुआ है एक एक क्वेश्चन के अंदर, कि कोई क्वेश्चन तो मुझे ऐसा मिल जाए जिसमें उसने लिखा हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक करना है, ये पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक करना है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक करना है, ये आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक करना है, कंपटीशन, हर क्वेश्चन के साथ उसने लिखा हुआ था। तो एग्जाम में आपको बताएगा। वैसे ये बहुत कम होता है कि एक चीज की एक लॉ इजाजत दे दे और दूसरा मना कर दे, बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है। क्लियर हुई है बात? चलिए, आज की कुछ केस स्टडी थोड़ी सी मुश्किल सी है ना, हल्की हल्की, कोई बात नहीं,
आगे आसान है नेक्स्ट लेक्चर्स की। फिर इसके बाद क्या है, अच्छा 5, अच्छा ये बताइए 5 नियर बाय फ्यूल स्टेशन, अभी हम कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या कंपटीशन एक्ट में? 5 नियर बाय फ्यूल स्टेशन एग्री टू चार्ज प्राइस अबव द प्राइस फिक्स्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, वाइड हो गया। ठीक, क्यों? रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से। रेगुलेटरी अथॉरिटी का लफ्ज ना होता, फिर वो प्राइस अगर आपस में बढ़ा चढ़ाने का एग्रीमेंट करते वो वैलिड होता। M. Asif offered Basit to pay him rupees 1 million if he procures a woman to marry his brother. अब देखिए आपको क्या बताया था, मैरिज एग्रीमेंट में और मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में फर्क किस चीज का है? ब्रोकर का। मैरिज एग्रीमेंट में और मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में फर्क किस चीज का है? अगर तो दो पार्टीज एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती है टू मैरी, वो वैलिड है। ए प्रॉमिसेस बी टू मैरी, ये वैलिड है। लेकिन अगर दरमियान में एक थर्ड पार्टी आ जाए और उसे कहा जाए, जैसे वो रिश्ते वाली माई होती है, उसे कहा जाए कि तुम मेरे भाई के लिए रिश्ता ढूंढो, तुम्हें बदले में 20,000 रुपया मिलेगा। बताइए अब दरमियान में ब्रोकर आ गया, ब्रोकर आ गया, क्योंकि ये कमर्शियल लोग होते हैं। ये कौन होते हैं? कमर्शियल लोग होते हैं। लॉ कहता है कमर्शियल लोगों को ये जो शादी या निकाह जैसे जो एग्रीमेंट है या एक्ट है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये अपने पैसों की रिकवरी के लिए किसी को भी किसी के साथ फिट कर देंगे, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वो मैच होता है कि नहीं। तो इसीलिए अच्छा अब ये बताइए, ये एग्रीमेंट टू मैरी है कि मैरिज एग्रीमेंट है कि मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट है? ब्रोकरेज एग्रीमेंट है, क्योंकि आसिफ ने बासित को ऑफर किया, तो बासित एक यहाँ पे ब्रोकर है। याद रखे ये फैमिली मेंबर नहीं है, ये कौन होते हैं? कमर्शियल लोग होते हैं। क्योंकि अगर कोई फैमिली मेंबर हो ना तो वो फिर भी पार्टी हो गई ना। जैसे कि मिलता जुलता केस, इतने मुश्किल सवाल कर रहे हैं तो ये भी एक और मुश्किल है। एक और भी केस था जिसमें याद है सेठ साहब ने अपने मैनेजर से कहा था अगर तुम मेरी बेटी से शादी करो तो तुम्हें फैक्ट्री दे दूंगा। अब बताइए क्या ये एग्रीमेंट टू मैरिज एग्रीमेंट है कि ब्रोकरेज एग्रीमेंट था? मैरिज एग्रीमेंट। क्यों? इसमें भी तो सेठ साहब थे थर्ड पर्सन, वो बेटी हॉस्पिटल में पड़ी थी, सेठ साहब ने एग्रीमेंट कर, याद है ना केस? इसमें भी थे, लेकिन वो रिश्तेदार थे, वो कमर्शियल नहीं थे, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी। लॉ मैरिज को कमर्शियल एक्टिविटी के जरिए सेटल करने को रोकता है, रोकता है। चलिए, वरना आपने बाज़ मूवीज या ड्रामा में भी वो देखा होगा इस तरह का एग्रीमेंट। बाप ने कहा बेटे को जायदाद तब मिलेगी जब ये शादी कर लेगा ताया की बेटी से, इस तरह का सीन होता है ना बाज़ औक़ात। तो क्या वो ब्रोकरेज एग्रीमेंट है? नहीं, वो भी मैरिज एग्रीमेंट है। थर्ड पार्टी आ गई तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट हो गया, वो बदले में चाहे उसको कुछ भी दे रहे हो। Arslan promises next. Arslan promises to pay rupees 10,000 to Arif if it rained today. अगर बारिश हुई 10,000. Arif promises to pay rupees 1,000 to Arslan if it did not. बताइए ये कौन सा एग्रीमेंट? ये वैलिड एग्रीमेंट है या कि वेजरिंग एग्रीमेंट? ये जुआ का एग्रीमेंट ऐसे ही होता है, मैच जो होने या ना होने पे किया जाए। मैच के जीतने हारने जीतने पे पैसे देने हो या बारिश के होने ना होने पे। भाई जुआ करने वाले तो हर चीज पे जुआ लगा देते हैं। वो तो इस बात पे भी अगली गवर्नमेंट किसकी आएगी, इस पे भी बड़ा जुआ लगता है ना। जुआ लगाने वाले वो किसी भी चीज पे। तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। ओ हबीब एग्रीड विद अरसलान दैट ही विल बाय रेफ्रिजरेटर फ्रॉम अरसलान फॉर रुपीज 80,000 इफ हबीब वोन ए वेजर विद इन नेक्स्ट वीक। अगर अब ये देखें, अब ये एग्रीमेंट में लीगल भी आ गया, इलीगल भी आ गया। अब आपने डिसाइड करना है कि पहले स्टार्ट में क्या बताया था, अगर एक एग्रीमेंट में लीगल भी हो एलिमेंट, इलीगल भी हो। हमने पहले क्या देखना है, सेपरेट है कि डिपेंडेंट है। अगर सेपरेट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो फिर लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वॉइड। यहां पे मुझे बताइए, एक एग्रीमेंट है रेफ्रिजरेटर बाय करने वाला, ये लीगल है। एक एग्रीमेंट है जब मुझे जुए से पैसे जीतूंगा मैं, इफ हबीब वोन वेजर, वेजर जुआ क्यों कहते हैं ना, वेजर विद इन, अगर अगले हफ्ते जुआ जीता मैं तो मैं 80,000 का रेफ्रिजरेटर खरीदूंगा। रेफ्रिजरेटर खरीदना वैलिड है, लीगल है, जुआ इलीगल है। अब बताइए कि
इस दोनों को अलग किया जा सकता है? नहीं। लीगल एलिमेंट लीगल वाला डिपेंड करता है इलीगल के ऊपर। तो ये वही हो गया ना कि भाई पहले फ्रॉड करके भाई ये हमारा आखिरी डाका होगा 4 लोगों का, इसके बाद डाके से जो रकम आएगी उससे हम शरीफाना बिजनेस शुरू करेंगे, सारी जिंदगी शराफत की गुजारेंगे। ये बताइए अब ये वैलिड है कि वाइड? ये जो डाके वाला एग्रीमेंट है वाइड। शरीफाना जिंदगी गुजारना, बिजनेस करना, वैलिड एग्रीमेंट, लेकिन डिपेंड किस पे करता है? इलीगल पे। तो यहां पे पहले कह रहा है कि मैं ये जुआ जीतूंगा तो फिर बाय करूंगा। अब जुआ जीतना इलीगल, पहले इलीगल काम हो रहा है, बाद में लीगल हो रहा है, दोनों इलीगल डिपेंडेंट है, तो ये पूरे का पूरा एग्रीमेंट क्या हो गया? वाइड हो गया, क्योंकि इसको अलग नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। ये रिपीट हो रहे सारे, तीनों रिपीट हो रहे हैं। आबिद फुरकान एंड ये क्या बात हुई? चलिए इसको नोट कर लेते हैं हम। अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम भी इसको निकाल देंगे। (32) Naim was a treasury manager in Rahil Associates. Naim robbed rupees 100,000 cash from the business. Rahil, the owner of the business, instituted legal proceeding against Naim. इसका मतलब क्या हुआ? Instituted legal proceedings against, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे। Naim agreed to return the cash. Naim ने कैश वापस करने का वादा कर लिया। एंड राहील एग्री टू विड्रॉ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। और राहील ने कहा कि मैं आपके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है, केस है, वो वापस लेता हूं। यानी चोर ने कहा मैं चोरी का सामान वापस दे देता हूं आपको, और मालिक ने कहा मैं केस वापस ले लेता हूं। नईम फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। चोर ने अपना वादा पूरा किया। अंडर द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 एक्सप्लेन वेदर राहील इज बाउंड टू विड्रॉ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट नईम। क्यों? वादा तो किया था उसने, वो वाइड एग्रीमेंट था। रेलिवेंट लीगल कंसेप्ट कौन सा है? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ठीक है, आप चाहे ये लिख लें या चाहे वो नीचे जो लाइन लिखी हुई थी, एग्रीमेंट टू विड्रॉ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट क्रिमिनल इज वाइड। क्लियर? ये 33 आसिफ स्टोल कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम द एबीसी स्टोर। बासित, द ओनर ऑफ स्टोर, इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। Asif contacted Basit with an offer to return the stolen cash and merchandise if Basit withdraws the suit. Basit accepted the offer. Is it a valid agreement? Valid नहीं है। क्या है? Void है। ये तो वही पहले वाला केस आ गया। चलिए खत्म। अच्छा अब सुन लें, वैसे तो केस स्टडी थोड़ी सी डिफिकल्ट केसेस भी आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप कहते हैं तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो 3-4 मिनट में, 5 मिनट में कोई मजीद कंसेप्ट आप देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर तो आप ओवरबर्डन नहीं हुए तो मैं कंसेप्ट नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। कंसेप्ट छोटा सा है लेकिन बहरहाल है थोड़ा सा टेक्निकल। चलें ऐसा करते हैं डिस्कस कर लेते हैं, ईद के बाद दोबारा कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अभी सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। अभी क्या? अच्छा ये वही है जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, सिर्फ मैं इसको फॉर्मली पूरी पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं। कह रहा है ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पार्टली लॉफुल एंड पार्टली, इसमें अहम लफ्ज क्या है? पार्टली, यानी एग्रीमेंट का कुछ हिस्सा लीगल है, कुछ हिस्सा इलीगल है। कह रहा है इफ लीगल पार्ट कैन बी, हम आपने देखना है अगर एक ही एग्रीमेंट के अंदर कुछ लीगल हो कुछ इलीगल हिस्सा हो, तो आपने देखना है कि लीगल पार्ट और इलीगल सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं। अगर तो दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, लीगल पार्ट विल बी इन्फोर्स्ड। अगर दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, होल एग्रीमेंट इज वाइड। इसकी एग्जांपल से समझ आएगा। फर्ज कीजिए मैंने इनको ये कहा, जरा एग्जांपल गौर से सुनिएगा। आपको पता है लॉ लीगल प्रोविजन पढ़ने से कम और केस स्टडी करने से ज्यादा समझ आता है। इतना को तो अब लॉ के बारे में आप जान ही चुके होंगे, ठीक है, कि असल जो उसकी समझ आती है केस स्टडी में किस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। मैंने भाईजान से कहा
भाईजान हमारी फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब है, आपको हम 1 लाख रुपया देते हैं अकाउंटेंट की जॉब का। मैंने कहा ठीक है सर, जॉब क्या होगी? मैंने कहा जॉब ये है भैया, तेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि सुबह से लेके शाम तक, सुबह 9 बजे आना है और शाम 6 बजे तक तुमने फैक्ट्री में हमारी जो सेल परचेज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, एसी फ्रिज वगैरह, इसका हिसाब किताब रखना है और इनवाइसेस बनानी है। या ये कर लो, 1 लाख रुपया महीना मिलेगा, या ये कर लो। दूसरी ऑप्शन क्या है? रात को 8 बजे आना है, 2 घंटे का काम है 8 से 10 तक। हमारा रात को स्मगलिंग का काम होता है, उसका हिसाब किताब करना। अब देखिए मैंने एग्रीमेंट उनको ऑफर किया है और कहा है या ये कर लो या ये कर लो। एक हिस्सा लीगल है, समझ रहे हैं? मैंने ट्विस्ट क्या डाला कहानी में, एक हिस्सा लीगल है और एक इलीगल है। बताइए क्या ये इन्फोर्सेबल है? आप सोचेंगे क्या इनको सेपरेट किया जा सकता है? सबसे अहम डिसीजन, क्या ये दोनों जॉब सेपरेट की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती। वो कहेगा सर इसमें जब ये कोर्ट में जाएगा केस, तो कोर्ट किसको इन्फोर्स करवाएगा? मॉर्निंग वाली जॉब को कि इवनिंग वाली को? मॉर्निंग वाली जॉब को। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जॉब को, स्मगलिंग वाली को नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स लीगल, स्मगलिंग इलीगल, इन्फोर्स क्या होगा? लीगल। भाई समझ आई? इसी केस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब आपने बताना है। इन्होंने कहा कि सर क्या पैसे जॉब है आपके पास? मैंने कहा बिल्कुल जॉब है 1 लाख की। मैंने कहा सर काम क्या करना है? मैंने कहा सुबह 9 से लेके 5 बजे तक तो तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स का हिसाब किताब रखना है, फिर उसके बाद 8 से लेके 10 बजे तक स्मगलिंग का हिसाब किताब रखना है। अब देखिए, अब मैंने क्या, अब मैंने और ऑप्शन या की ऑप्शन नहीं दी, अब मैंने कहा दोनों काम करना है, अब एक ही पैसे में। अब बताइए लीगल भी है इलीगल भी है, क्या सेपरेबल है? तो क्या होगा? कौन से वाला हिस्सा? पूरे का पूरा एग्रीमेंट वॉइड, पूरे का पूरा एग्रीमेंट वॉइड। समझ रहे हैं? क्योंकि सेपरेट नहीं हो सकता। भाई बात समझ आ रही है सेपरेट होने की? नहीं, अभी भी समझ नहीं आई। एक और मिसाल, नहीं अभी भी नहीं आई, एक और मिसाल। सर जॉब है, बिल्कुल जॉब है। कौन सी जॉब? मैंने कहा सुबह 9 से 6 बजे तक काम करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, 1 लाख रुपया, और रात को 8 से 10 तक स्मगलिंग का हिसाब करना, उसके 2 लाख अलग है। अब बताइए एक ही एग्रीमेंट में दोनों चीजें डिसाइड हुई हैं। बताइए एक लीगल और एक इलीगल। बताइए सारे का सर, कितने स्टूडेंट का ख्याल है सारे का सारा वाइड है? कितनों का ख्याल है सारे का सारा वैलिड है? कितनों का ख्याल है कि जो मॉर्निंग वाली जॉब वैलिड है और इवनिंग वाली वॉइड है? सबसे अहम क्वेश्चन, क्या आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं एग्रीमेंट्स को? जब दोनों को सेपरेट कर सकते हैं तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड नहीं करना। जब दोनों सेपरेट कर सकते हैं, पूरा जो लीगल वाला है वो वैलिड होगा, इलीगल वाला वॉइड है, इलीगल वाला वॉइड है। यहां पे मैंने दोनों एग्रीमेंट अलग अलग दिए। 1 लाख रुपया मॉर्निंग की जॉब का लेता, मॉर्निंग की जॉब लेता उसका 1 लाख लेता, इवनिंग की जॉब लेता उसका 1 लाख लेता। समझे? और फिर डिपेंडेंट दूसरी ये थी अल्टरनेट, इसको कहते हैं अल्टरनेट प्रॉमिस। अल्टरनेट प्रॉमिस का मतलब है या ये कर लो या ये कर लो। जब भी एग्रीमेंट में है ना, या ये कर लो या ये कर लो, तो आपने देखना है लीगल वाले को वैलिड और इलीगल वाले को वॉइड। एक अटेम्प्ट पहले आई कि आपने क्वेश्चन पूछा कि एग्रीमेंट ये हुआ या तो जर्मनी से जो है प्रेशर कुकर इंपोर्ट किया जाएगा या अफगानिस्तान से स्मगल करके दिया जाएगा। एग्रीमेंट हुआ तो ये बताइए इसमें कौन सी चीज वैलिड होगी? क्या ये पूरे का पूरा एग्रीमेंट वॉइड है या पूरे का पूरा वैलिड है? नहीं, इसमें चूंकि इसने लिखा था या इंपोर्ट या स्मगलिंग, स्मगलिंग इलीगल, इंपोर्ट लीगल, तो ये वैलिड था एग्रीमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इंपोर्ट, इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होता है अल्टरनेट प्रॉमिस, या ये कर लो या ये कर लो। ठीक है, मैंने भाईजान को 10,000 रुपया दिया, या तो इसके बदले में असाइनमेंट करके आनी है या इसके बदले में भाईजान की खूब ठुकाई करनी है, क्लास में सो रहे होते हैं। बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड है? आपने देखना है, मैंने इसमें चूंकि अल्टरनेट प्रॉमिस दे दिया या ये करो या ये करो, तो आपने देखना है कि अगर एक लीगल और एक इलीगल है तो सेपरेट हो सकते हैं ना। कौन से वाला इन्फोर्स करवाया जाएगा? लीगल है। ये एग्रीमेंट असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है। जब ये भाईजान मेरे से पैसे लेके कुछ भी नहीं करते, मैं कोर्ट में चला जाता हूं, कोर्ट कौन सा प्रॉमिस पूरा करने का ऑर्डर करेगा? असाइनमेंट का, कि उसको नुकसान पहुंचाने का? असाइनमेंट का।
ये अल्टरनेट प्रॉमिस समझ आ गया? अल्टरनेट के साथ लिख ले या ये या इधर दिस, इधर लीगल और इलीगल, वो होता ना इधर और, इंग्लिश में बोलते हैं। डिपेंडेंट प्रॉमिस क्या है? लीगल लीगल पे डिपेंड कर रहा हो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमारा आखिरी डाका है जिंदगी का, इसके बाद हम शराफत की जिंदगी गुजारेंगे। जब लीगल इलीगल पे डिपेंड कर रहा है तो फिर क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। और क्या था? टैक्स फेक डॉक्यूमेंट के जरिए से रिफंड करवाना, रिफंड नहीं करवाते, ठीक है? अच्छा, ये जो डिपेंडेंट है ना, इसके साथ एक छोटी सी मिसाल लिख लें ताकि अभी तक का कंसेप्ट कवर हो जाए, फ्यूचर का भी कवर हो जाए। कि अगर 2 मंजिला बिल्डिंग है, 2 मंजिला बिल्डिंग बना लें, ऐसे ऐसे, इसके आगे ना ऐसे, डिपेंडेंट के आगे ऐसे, ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, नीचे लिख लें पहली मंजिल लीगल, दूसरी इलीगल। ला दूसरी मंजिल को उड़ाएगा, ऐसा है। बेस वाली पहली 2 मंजिलें हैं एक प्रॉपर्टी की, पहली लीगल, दूसरी इलीगल। ला किसको उड़ाएगा? इलीगल वाली को। फिर लिखें पहली इलीगल, दूसरी लीगल, दोनों को उड़ाएगा ला। अब आपने घर जाके सोचना, ये मैंने मिसाल आपको क्यों दी कि जब डिपेंडेंट प्रॉमिस में पहला इलीगल हो, दूसरा लीगल हो, दोनों फर्क। और अगर पहला लीगल हो, दूसरा इलीगल हो, दूसरा, क्योंकि बुनियाद ठीक है। जब बुनियाद गलत तो बिल्डिंग भी गलत, जब बुनियाद ठीक तो जहां से इलीगल हुआ वो गलत। ये बात समझ, अभी नहीं समझ आएगी ये बात, ये मुश्किल है। हाँ, ये तो केस स्टडी करके समझ आएगी। लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है? आपके लिए केस स्टडी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इतनी छुट्टियां और एक। अच्छा, लेकिन याद रखिए, आपको थ्योरी के सब्जेक्ट में मैंने बताया था सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को क्या होती है। थ्योरी के सब्जेक्ट में, चूंकि ज़्यादा सब्जेक्ट थ्योरी के पढ़ाता हूँ, तो थ्योरी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस की वजह से बच्चे मसले में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बताएं, आपके जहन में क्या है? आपको क्या फील होता है? इससे पहले भी थ्योरी के सब्जेक्ट आपने बड़े पढ़े होंगे, याद किए होंगे ना? हाँ जी, दिल नहीं करता, बोर हो जाते हैं, और जो याद करते भी हैं वो भूल जाता है। अच्छा, मोबाइल देखने को दिल करता है, मोबाइल देखने को बहुत ज्यादा, शाबाश। तो क्या हो अगर हम मोबाइल के जरिए से याद करें इसको, और क्या हो कि जो याद करें वो फिर भूले ही ना, इस तरीके से याद करें। इसके लिए एक ऐप है, वो ब्रेनस्केप ऐप। आपको अब ये छुट्टियां है ना, इसमें हमने दोनों काम करना है, खूब इंजॉय भी करना है, साथ साथ पढ़ना भी है। छुट्टियों में पढ़ना मना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। इतना कि नई चीज कोई ना करे लेकिन पुरानी चीजें भूलना जाए, इतना को पढ़ना है। कितना पढ़ना है? नई चीज नहीं करनी लेकिन पुरानी चीज भूलना जाए, इतना को पढ़ना है। तो मैं वो ऐप आपके साथ शेयर करूंगा, उसका लेक्चर भी शेयर करूंगा, ऐप भी शेयर करूंगा। आपने वो लाजमी, आपके लिए लाजमी है, हमारी एजुकेशन का इंटेग्रल पार्ट है। क्योंकि आई कैप जिस लेवल पे जाके टेस्टिंग कर रहा है ना, आई कैप का लेवल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको खुद अभी एहसास हो जाएगा, आगे पीआरसी में इतना एहसास नहीं होता, कैफ लेवल पे एहसास हो जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पड़ते हैं। सिर्फ आप लेक्चर लेके तैयारी नहीं कर सकते, लेक्चर तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं। सिर्फ लेक्चर से, ये ट्रेडिशनल तरीका होता है, ट्रेडिशनल। आज से 100 साल पहले भी तो ऐसी पढ़ाई होती थी, उस्ताद आया, पढ़ा गया, बच्चों ने नोट किया और याद कर लिया। लेकिन अब टीचिंग चेंज हो गई, इंडस्ट्री चेंज होगी, रिक्वायरमेंट, आई कैप की रिक्वायरमेंट, अब वो जिस लेवल पे चला गया है ना, वो आम तरीकाकार से वैसे तैयारी होना मुश्किल है। करने वाले कर लेते हैं लेकिन मुश्किल है। तो क्यों ना हम उससे बेहतर तरीके से, ताकि उस आई कैप के लेवल के मुताबिक, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे 2 हाथ आगे जाए। तो उसके लिए कुछ हमें ज़ाहिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी तरीकों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की प्रिपरेशन नहीं होती, तो आप वो काम कर लेंगे। जो कुछ मैंने लेक्चर में बता दिया, करना कुछ भी नहीं है, एक ऐप इंस्टॉल करनी है बस, कुछ नहीं करना। लेकिन आपको इस बात पे लाना है कि उस ऐप की मोडस बतानी है क्या है और उसको इस्तेमाल कैसे करना। उसके लिए वीडियो होगी, वीडियो आपने 1-2 दिन में शेयर करूंगा, ज़रूर देख लेनी है आपने। और उसके मुताबिक फिर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है ये,
आप लोगों ने भी वीडियो देखनी है, ऐप इंस्टॉल करनी है और उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। लॉ के बहुत से कंसेप्ट है, बहुत से कंसेप्ट हैं, तो आपके दिमाग में मैंने ये डालना कि ये चीज़ आई तो ये सोचना है, ये चीज़ आई तो ये सोचना है, ये चीज़ आई तो ये सोचना है, ठीक है आपके दिमाग, ताकि एग्जाम में ना ये ना हो क्वेश्चन है आपके चार चीज़ें खुल जाए, वो इधर जाना है, इधर जाना है, इधर ऐसे होता है ना, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो आपको क्लियरली एग्जैक्टली पता हो कि क्या सोचना है, क्या लिखना है, और एग्जैक्ट जो लिखना है एग्जाम में वो आपके दिमाग में भरना है मैंने, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर नहीं मैं छोड़ सकता, ठीक है। तो ये काम लाजमी करना है, करेंगे जी, पक्का वादा, शाबाश। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।